अच्छा जी, अब रिवीजन वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी अब कल कर ली यार, कैश लो कर करके बोर हो जाता है बंदा। कुछ और कर लें ज़रा, ये सेट कर लें। ये चांद पेंट्स ओपन कर लें ज़रा। पास पेपर 2 है, पेज 394, बुक्स का पेज 394, वॉल्यूम 1 है। नहीं, नुकसान होता है, इसीलिए तो आपको कह रहा हूं कि लेके जाना। बदतमीज आदमी, चुप कर जाएं, फजूल सवाल मत करें और बोलना बंद कर दें भाई। चांद पेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन, ये बड़ा हट के सवाल है रूटीन से। मुझे बताओ, पास पेपर 1 हमने कर लिया था, निशानियां तो यही बता रही हैं कि कर लिया था। पास पेपर 3 हमने कर लिया था। पास पेपर 3 आपने होमवर्क में किया था, कोई मसला नहीं हुआ होना, इसकी एडजस्टमेंट मैंने वैसे डिस्कस कर ली थी। ऐसे ही है, नहीं किया पास पेपर 3 किसी ने अभी तक तो घर पे कर लेना, मैंने नहीं करवाना ये, ठीक है। पास पेपर 2 सबसे अलग थलग हट के एक अपने ही तर्ज का सवाल। चांद पेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड पेंट्स. In April 16, it was discovered that certain errors had been made in financial statements for the year ended 30 June 16. The errors were corrected in 30 June 15 के errors थे, were corrected in 30 June 16. बेटा बातें बंद कर दें प्लीज, आप लोग भी क्लास में ही हैं। मैंने कहा बस कर दें तो बस कर दें, या क्लास से बाहर चले जाएं। क्लास में अगर नहीं है वो बात आप पे एप्लीकेबल नहीं होती, अगर फीमेल स्टूडेंट्स पे तो मार ना खा लेना जी। ओके, एरर्स हैं 30 जून 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो करेक्ट किए गए हैं 30 जून 16 वाले साल में, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, द डिटेल्स आर एज फॉलोज। 2015 ऑडिटेड, 2015 क्या है जी, ऑडिटेड, और 2016 क्या है, ड्राफ्ट। 16 में खड़े हैं ना, तो 15 तो ऑडिटेड ही होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी 15 में खैर से कोई एरर हुए हैं, ठीक है। वो एरर्स की करेक्शन के बाद वाली फिगर उसने दे दी, यानी कि 15 में जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर आई थी वो थी, जैसे मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स, कमीशन या डिस्काउंट्स वगैरह की जो फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटेड में यूजर के पास चली गई है, वो फिगर कितनी है, 7916, ठीक है जी। और जो आफ्टर एरर अब फिगर बन रही है वो क्या है, 8246। इसका मतलब अगर मैं यहां इंक्रीज डिक्रीज लिखना चाहूं तो करेक्शन की वजह से देखो ना, असल में रुख क्या होना है, इस फिगर से इस फिगर पे आना है, ऐसे ही है। ये क्या मतलब, मतलब 7916 से एक्सपेंस को सही करना है तो एक्सपेंस ने कहां चला जाना है, 8246। इसका मतलब कि एक्सपेंस में क्या आ रहा है, इंक्रीज। एक्सपेंस में क्या आना है, इंक्रीज जी। कितना इंक्रीज आना है बता दो, 330 से एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, इंक्रीज। फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी एक्सपेंस है, 44,633 से 44,606 पर चला गया कॉस्ट ऑफ सेल, तो क्या हो गया, एक्सपेंस कितने से डिक्रीज हुआ, 27 से एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज। भाई बात समझ आई है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स ये गिवन हैं जो यूजर के पास जा चुकी हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरर्स डिस्कवर हुए हैं। इन अप्रैल 16 it was discovered that certain errors have been made in financial statements for the year 30 जून 15। 16 में आके पता लगा कि 30 जून 15 वाले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां हो गई थी और वो गलतियों को हमने 16 में सही कर लिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सही होने के बाद वाली फिगर्स बता रहा है ना, कि पहले फिगर ये थी, सही होने के बाद ये होगी, पहले फिगर ये थी, सही होने के बाद ये, पहले फिगर ये, सही होने के बाद ये, ठीक है। तो मैं इंक्रीज डिक्रीज निकाल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, 2441 से 2635 पे चले गए, तो एक्सपेंस में क्या आ रहा है, इंक्रीज। कितने से, 194 से
इंक्रीज हो गया एक्सपेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एडमिन एक्सपेंसेस 2149 से 2254 पे चले गए तो 105 से इंक्रीज इन एक्सपेंस आ रहा है। पता नहीं कर ही जा रहा हूं अभी मैं, इंक्रीज डिक्रीज पता नहीं क्या बनेगा अब। अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, ये भी चार्जेस एक्सपेंस ही हैं। 515 से 467 पे आ गए। 48 से एक्सपेंसेस में क्या आ गया, डिक्रीज। फिर जी अदर ऑपरेटिंग इनकम है, इनकम 500 से कम होकर 427 पे आ गई। कितने से कम हो गई, 82 से इनकम क्या हो गई, डिक्रीज। फर्क है, अब ऊपर एक्सपेंसेस चले आ रहे थे, ये इनकम आ गई। अच्छा, अब इन सब का इंपैक्ट इकट्ठा प्रॉफिट पे भी तो पड़ता है ना। वैसे ही जरा कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ जरा, इधर देखो। मैं एक्सपेंस का इंपैक्ट प्रॉफिट पे लेना चाह रहा हूं, ठीक है ना, सिखाया हुआ है आपको। ओके, सिखाया हुआ है आपको। 330 से एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज, तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट। 27 से एक्सपेंस हो गया डिक्रीज, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। 194 से एक्सपेंस हो गया इंक्रीज, तो प्रॉफिट डिक्रीज। 105 से एक्सपेंस हो गया इंक्रीज, तो प्रॉफिट डिक्रीज। 48 से इनकम हो गई डिक्रीज, नहीं एक्सपेंस ही है। 48 से ऑपरेटिंग चार्जेस हो गए डिक्रीज, तो प्रॉफिट इंक्रीज। और 82 से इनकम डिक्रीज हो गई, तो प्रॉफिट डिक्रीज ही होगा इससे। ठीक है ना। अब ये सारा काम वैसे ही करवा रहा हूं, करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल कैलकुलेटर पे अब आपने क्या लिखना है, इधर देखो। प्रॉफिट 330 से आपने लिखना है माइनस 330 प्लस 27 माइनस 194, ये सारे मैंने प्रॉफिट के इंपैक्ट निकाले हुए हैं ना। माइनस 105 प्लस 48 माइनस 82, आंसर इज, यानी प्रॉफिट 636 से कम हुआ। अब इतनी मुसीबत में पड़ने की बजाय जब सवाल ने हमें प्रॉफिट ही बता दिया था कि 2015 की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट था इतना, आफ्टर करेक्शंस प्रॉफिट कितना हो गया, 3723। तो अगर आप डायरेक्ट इन्हीं को ही देख लेते तो आपको शायद वो 636 की फिगर डायरेक्ट ही मिल जाती। ऐसा ही है। तो देख लो, इतनी मुसीबत में पड़ने की कोई ज़रूरत कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सोचें, कोई ज़रूरत नहीं है। को प्रॉफिट का डायरेक्ट इंपैक्ट भी नज़र आ जाता है यहाँ से। बोलो। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे लाइन भी लगा लो कि जी ये तो ऊपर हो गया ना इनकम एक्सपेंसेस अलग। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 636 से क्या हो गया है, डिक्रीज। तो वो इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज कर ली हमने, इसलिए खुदा ना खास्ता पर्चे के अंदर अगर ये प्रॉफिट फॉर द ईयर पुराने वाला और नए वाला गिवन ना होता तो हमें निकालना तो आता होता प्रॉफिट का इंपैक्ट। क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी नहीं अभी तक। रिक्वायरमेंट ए क्या है, प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट। एरर करेक्शन नोट के अंदर आपने लिखना होता है आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई। उसके अंदर आपने बाकी सारे आइटम्स तो लाइन आइटम्स लिख लेने थे। आपने कहना था सेल्स एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए, फलाना चीज इंक्रीज होगी, फलाना चीज डिक्रीज होगी, फलाना चीज इंक्रीज होगी, सब करते आए। लेकिन एंड पे एक फरमाइशी प्रोग्राम आता था, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो वो निकालने के लिए अगर ये प्रॉफिट्स गिवन ना होते सवाल के अंदर, गलत वाला भी और सही वाला भी, तो ये 636 निकालने का तरीका हमने वैसे भी सीख लिया। जो पहले से सीखा हुआ था मैंने अप्लाई करवा दिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट आइटम्स भी हैं जी 2015 के अंदर। डेटर्स 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 2025 से 1613 करेक्शन के बाद हो गए, तो डेटर्स में क्या हो गया जी, डिक्रीज आ गया। कितना जी, 412 से डेटर्स क्या हो गए, डिक्रीज। ठीक है। और ऐसे ही ट्रेड अदर पेबल्स, उर्फे आम में क्रेडिटर्स कह लेते हैं हम इनको जी, लेकिन ट्रेड अदर पेबल्स ही कहना चाहिए जी, बढ़ गए हैं। कितने से, 224, 224 इंक्रीज। लो जी, मेरा नोट तो मेरे ख्याल से तैयार है। देखो उसके बाद वो क्या कह रहा है,
वो कह रहा है शेयर कैपिटल और अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट इतना है और इतना है, डिटेल्स ऑफ डिविडेंड इतना है और इतना है। ये कोई भी एरर करेक्शन नोट में आने वाली आइटम नहीं है। वो शायद रिक्वायरमेंट बी के लिए उसने दिया हुआ है, जहां पे उसने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी मांगी हुई थी। ठीक है, ये सवाल साथ साथ नोट नहीं कर रहे, मुझे पता है आप लोग करना भी नहीं है। ये तो आपने आज करना है हिम्मत करके। जरा होमवर्क शोमवर्क ज्यादा है आजकल, थोड़ी हिम्मत करते रहना है, ठीक है ना, थोड़ी हिम्मत करते रहना है। ये आखिरी 20-21 लेक्चर जितने भी बन रहे हैं ना 6-7 तारीख तक, संडेज इंक्लूड भी कर लूँ तो, ये आखिरी 20-21 लेक्चर जो हैं इनमें भूल जाओ कोई और काम भी है, भूल जाओ। ये बड़ा अच्छा वक्त आपका यूटिलाइज हो जाएगा। एक तो वो टॉपिक हैं जो रनिंग में चल रहे हैं, वो तो बचा ही कुछ नहीं है, वो मैंने खामखा प्रोलॉन्ग कर दिए हैं ताकि रोज रिवीजन चलती रहे पिछले की। और ये एनपीओ का टॉपिक अगर 6 दिन में होता है तो हम 8 दिन लगा लें। रेशो का टॉपिक अगर मैं 3 से 4 दिन में करवाता हूं तो 5-6 दिन में करवाऊं। ईपीएस का टॉपिक अगर 4 से 5 दिन में होता है तो 6-7 दिन में हो, ताकि ये जरा एक्सटेंड हो जाए 1-2 दिन हर टॉपिक, ताकि थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाए ना, उसमें ज़रा ज़्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन साथ साथ रिवीजन रोज़ की रोज़ हो, तो थोड़ी सी हिम्मत करनी है। मैं आज तक पूरे सेशन में आपको यही कहता आया कि आप 1.5 घंटा रोज़ पढ़ लें, ठीक है, रोज़ 1.5 घंटा। आप ज़रा पोस्ट वाले थे तो ज़रा 1.5 की बजाय 2 घंटे पढ़ लेते थे, तो पहले से ही एफर्ट करते आए। तो आखिरी 20-21 दिन है, आप थोड़ी सी एफर्ट बढ़ा दें। आप तकरीबन रोज़ाना 2 से 2.5 घंटे क्लास के अलावा जाके घर पढ़ेंगे अकाउंटिंग, ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें भी, तो इंशाल्लाह ये मैनेज होता रहेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये रिवीजन है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगे। इन केस खुदा ना खास्ता, इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपसे ये किसी वजह से नहीं हो पाता आज सवाल, किसी वजह से, वैसे तो मुमकिन नहीं है, इंशाल्लाह आप कर दोगे आज, मुझे पता है। इन केस, इन वर्स्ट सिनेरियो, इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपसे ये सवाल आज नहीं भी होता तो कल कर सकते हो, आपको इतना मसला नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे, ठीक है, सब बच्चे तो वही होंगे इंशाल्लाह जो कल की क्लास में आने से पहले पहले ये सवाल करके आएंगे। ये जल्दी हो जाएगा सवाल इंशाल्लाह। अगस्त में जो छोड़ेगा वो फिर अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये 20 दिन लगा दो जान पूरी अपनी, ठीक है, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ओके अच्छा जी, नोट बनने लगा है जी। दिल तो नहीं कर रहा कि नोट बनाऊं, बहरहाल तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐसे ही जरा। चांद पेंट्स नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी साथ साथ नोट नहीं करेगा, ना ही को फोटो बनाएगा, खबरदार। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। अब नोट्स के अंदर उसने कौन सा नोट मांगा है? एरर करेक्शन नोट। आज तुम नंबर बता दो, तुम्हारी मर्जी का नंबर लिखेंगे हम। एनकू बोलो, तुम नहीं, पिछले वाले को कह रहा हूं। हाँ 5, इतना छोटा नंबर। एरर करेक्शन नोट। जी अच्छा जी। इन अप्रैल 16 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सर्टेन एरर्स हैव बीन मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच वर करेक्टेड इन 16। ठीक है, तो यही वाली लाइन ऐसे करके लिख लेते हैं। इन अप्रैल 16 it was discovered that certain errors were made in financial statements of 2015 which were corrected in 2016, which were corrected in 2016। लो वही पूरी लाइन लिख ली मैंने, ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे आप वाली लाइन कौन सी थी बोलो? आइटम्स नहीं, इफेक्ट ऑफ अबव चेंज इन पॉलिसी। हाँ, अबव करेक्शन, द इफेक्ट ऑफ अबव करेक्शन ऑन रेलिवेंट, जरा रिवीजन चल रही है, लाइन आइटम्स। इससे जरा फायदा ये होगा ना कि हम जो पिछले टॉपिक्स पढ़ आए हैं ना वो भी अब रिवाइज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ अबव करेक्शंस ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे जी? आइटम्स अफेक्टिंग, एसओसीआई पर्चे में ना लिखा ना खुदारा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम।
कौन से साल में खड़े हैं? 16 में। तो फिर 30 जून 2016 और 30 जून 2015 बनाएंगे, ऐसे ही है जी। 16 नहीं बनाएंगे, खुदारा भूलना नहीं है। पॉलिसी चेंज हो तो करंट ईयर को भी नोट में प्रेजेंट करना है, पॉलिसी चेंज ना हो तो करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर। 1 साल की इनकम स्टेटमेंट और 2 साल की बैलेंस शीट नोट में नजर आनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो 1 मिनट, जरा इसको जरा जरा थोड़ा सा नेड़े कर लें, ठीक है। ओके, शायद 14 की भी बनानी पड़ जाए ना। बहरहाल 15 को प्रेजेंट नहीं करना। ये मैं आपने पर्चे में लिख के नहीं काटना, पर्चे में तो बस नहीं बनाना। ओके, ठीक है। ये याद रखने के लिए आपको कहा था, अगर पॉलिसी चेंज हो तो फिर 16 में खड़े होकर नोट में 16 को भी प्रेजेंट करना है, और इनकम स्टेटमेंट 15 की और बैलेंस शीट 15 और 14 की साथ में, ठीक है। लेकिन अगर एरर करेक्शन हो, उसका नोट बना रहे हो, तो 16 के साल में खड़े हो तो 16 को प्रेजेंट नहीं करना। ओके, चलो ठीक है जी। अब भाई ये एक लंबी लिस्ट है, ये आप घर पे आप बनाओगे। आप कैसे लिखोगे? सेल टैक्स, कमीशन, डिस्काउंट में क्या आ रहा है, ये कर तो दिया है सारा कुछ। ये आप वो उधर देखने की जरूरत भी नहीं है, वो देखने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिखोगे? इंक्रीज इन जी, इंक्रीज इन सेल टैक्स एटसेट्रा, कितना जी? 330। नेक्स्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना जी? 27। इधर देखो, ये काम हो जाएगा वैसे। ये सारे आइटम सीधे सीधे मैंने पहले ही इंक्रीज डिक्रीज लिखवा दिया है, हो जाएगा ये लंबा सवाल नहीं है, ये जल्दी हो जाने वाला सवाल है। ओके, ठीक हो गया। ये सारे आइटम्स आप एंड तक करते आओगे और एंड पे प्रॉफिट फॉर द ईयर पर इंपैक्ट लेना है। तो प्रॉफिट का इंपैक्ट भी मैंने यहीं से ले लिया है, ना कि इन सब को प्लस माइनस करके देखता। लेकिन अगर ये प्रॉफिट्स ना गिवन होते, सही वाला और गलत वाला, तो फिर हम उसको मैनुअली भी कर सकते थे, ठीक है। तो भाई ये आपको समझ आ रही है ब्लैक कपड़ों वाले भाई? आपने ये लेक्चर सारे लिए हुए हैं, आपको बनाना आता है एरर करेक्शन नोट। ये कल चेक कराना है मुझे आपने सवाल ला के, ठीक है। छापा नहीं लगाना। ओके, तो जी प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हो गया? 15 का प्रॉफिट क्या हो गया जी? 636 से डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट कितना जी? 636, ठीक है जी। ये नोट का हिस्सा, बाकी बीच में मैंने डंडी मार दिया थोड़ी सी, पूरे कर लेने हैं आपने, ठीक है। ऐसे ही असल में ना मैं चाह रहा हूं मैं रिटेन अर्निंग्स का इंपैक्ट निकालूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एसेट और एक लायबिलिटी दोनों आ रहे हैं, वरना जितने सवाल भी हमने किए थे ना उसमें, हालांकि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाली अप्रोच लेके जाता था, लेकिन सिर्फ एसेट पड़ा होता था तो वो मज़ा नहीं था आता। तो इसलिए मैं ज़रा चास नहीं दी आती भाई को जी। तो आइटम्स अफेक्टिंग SOFP। अब SOFP 30 जून 15 की और 30 जून 14 की ये प्रेजेंट करनी है, ठीक है। स्मार्ट करके लिखे ना। आप सच पे क्या सजा दूं? हाँ, आप सच पे क्या सजा दूं हैं? नहीं, अब सच पे भी कोई सजा होती है, सच पे तो कोई सजा नहीं ना होती। अच्छा 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 अच्छा, चुप कर जाओ यार। ये देखो भाई, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स 412 से क्या हो गए? डिक्रीज। डिक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स यानी एसेट्स, कितना जी? 412। 14 के साल का डाटा गिवन है? गिवन है? नहीं गिवन, गिवन होता तो बना लेते, तो गिवन नहीं है। नेक्स्ट है जी, इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स। तो इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स जी बोले 224।
और फरमाइशी प्रोग्राम क्या होता है जी? रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए जो आपको तरीकाकार सिखाया था, ओए हुए वो कलर ही कोई नहीं, अच्छा ये पड़ा है, चलो ये वाला कर लेते हैं जी। एसेट इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, इक्विटी प्लस लायबिलिटी के, और अगर इक्विटी को इस तरफ ले आए तो एसेट माइनस लायबिलिटी बन जाता है। अब एसेट्स में क्या हो रहा है? 412 का डिक्रीज, तो माइनस 412। बड़े ध्यान से देखें, ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे किसी सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो एसेट में 412 का क्या आ गया? डिक्रीज, तो माइनस 412। और लायबिलिटी में 224 का क्या आ गया? इंक्रीज। तो प्लस 224 बनना था, लेकिन प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस। ये पहली बार हुआ ना, मैं लिखा रहा हूं, तो माइनस 224। तो आंसर क्या आ गया? 626 36 636 से डिक्रीज हो गई रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 636 से, ठीक है जी। तो ये पहली बार हुआ ऐसा कि एसेट और लायबिलिटी दोनों आए, तो ये मैं इसलिए ये डिस्कस करना चाह रहा था नोट के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपका नोट बन गया जी, ठीक है। होमवर्क क्या, सारा सवाल तो करवा दिया है, सिर्फ ये फिगर्स ही नहीं लिखनी, उनमें भी इंक्रीज डिक्रीज लिखे पड़े हैं, सिर्फ यहां पर लिखने ही थे, तो क्या बच गया? कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट तो इससे भी ज्यादा आसान है। वो क्या है जी? कितने गया? ये शेयर कैपिटल और अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस उसने दे दिया 1 जुलाई 2014 का, और वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाओ 30 जून 2016 की। पहली बात, तरीका है वारदात। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसने मांगी है 30 जून 2016 की। तो आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, आपने लिखा करना है ओपनिंग, फिर क्लोजिंग और क्लोजिंग। वो 30 जून 16 ऊपर वाला सबसे नीचे लाकर लिखो, इधर लिखो 30 जून 15, और अगर 15 से पहले की गलती हो तो फिर ओपनिंग 2 बार लिखना है। बहरहाल यहां 30 जून 14 भी लिख सकते हो, यहां 1 जुलाई 14 ही लिख लो, चलो 1 जुलाई 14। और अगर 16 वाले साल की गलती होगी तो 16 के प्रॉफिट्स में सही, 15 वाले साल की गलती होगी तो 15 के प्रॉफिट्स में सही, और उससे पहले की गलती होगी तो ओपनिंग में। अब इस सवाल के अंदर सिर्फ 15 के साल की गलती थी, तो इसलिए ओपनिंग को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली बात, ये 14 से शुरू होकर सवाल 15 में खत्म हो रहा है, तो उसको 15 वाला साल कहते थे ना, और बोलो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 15 इधर आएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 16 इधर आएगा, ठीक है। अब सवाल में उसने स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल भी बताया है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी बताया, तो दोनों लिख लेंगे ना, फिर दोनों चीजें आ जाएंगी। शेयर कैपिटल को ओपनिंग भी 1 जुलाई 14 पे गिवन है, कितना? 10400, और रिटेन्ड अर्निंग्स का 19089, तो ये ओपनिंग सवाल में गिवन थे 10400। कौन कौन साथ नोट कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए जो साथ साथ नोट कर रहे हैं। घर पे करना है ये सवाल खुद, ताकि प्रैक्टिस हो, थोड़ी सी डिस्कशन हो गई, ज़हन में बातें आ गई, अब जाके एक प्रैक्टिस कर लो ना, एक तरह से थोड़ा तो अनसीन का एलिमेंट रहे कि चलो थोड़ी सी बात डिस्कस करके पूरा सवाल हमने कर दिया था, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां से नकल करके चले जाओगे तो फायदा क्या होगा जी? 10,400 और 1989। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 15 4359 लेंगे ना, ये तो गलत वाला है, करेक्शंस के बाद सही वाला है 3723। अब अगर ये 3723 ना दिया होता तो जो आपको सिखाया हुआ है काम वो आप करते, आप यहां पे पकड़ते गलत वाले को, इसमें
प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करते और सही वाला प्रॉफिट लिख लेते। लेकिन ऐसी मुसीबत में ये सिर्फ बताया कि मुश्किल सवाल, ऐसा भी हो सकता है कोई जिसके अंदर वो ऐसा काम करवा ले आपसे, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सही करके प्रॉफिट की फिगर दे दी। हाँ, वो अलग बात है कि आपको यहां पर रीस्टेटेड लिखना पड़ जाना है। रीस्टेटेड क्यों लिखना पड़ रहा है? क्यों लिखना पड़ रहा है रीस्टेटेड? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4359 गया हुआ यूजर के पास और वो तलवार निकाल के चल पड़ेगा अगर आपने यहां रीस्टेटेड ना लिखा तो। 3723। हाँ हाँ बानो, देखो इधर बानो, दिमाग ही वहीं पे बस। छोड़ो अब फिर क्या बात और कहूं, छोड़ो जी। डिटेल ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड आर एज फॉलोज। अब हम बना रहे हैं 15 और 16, तो फौरन लिखेंगे हम 15 में फाइनल ऑफ 14, इंटरिम ऑफ 15, 16 में फाइनल ऑफ 15, इंटरिम ऑफ 16। अब कोई मसला ही नहीं रह गया। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जी बच्चों 2015 में वो कह रहे हैं जी कैश डिविडेंड है इंटरिम ऑफ 15। इंटरिम ऑफ 15 नंबर 2 है ना, इंटरिम ऑफ 15 ये ठीक है। उसके बाद अच्छा ये फाइनल पे लिख दिया मैंने, ये लो कलर चेंज कर लेते हैं 2। नेक्स्ट फाइनल ऑफ 15 ये नंबर 3 है। फिर इंटरिम ऑफ 16 नंबर 4 है और फाइनल ऑफ 16 हमारी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अब इधर तो सिर्फ आना है ये 5%, ये वाला 5% 2000, यही आना नंबर 1 और 2 आते हैं पहले हिस्से में, तो 1 तो है कोई नहीं, सिर्फ 2 आ जाएगा। 5% कैश डिविडेंड वो यहां पे आएगा और फिर ये 3 और 4 ये इधर अगले हिस्से में आ जाएंगे 2 डिविडेंड। ठीक है, तो इतना सही सवाल था, सिंपल सा सवाल था, लेकिन इनके साथ रीस्टेटेड लिखना आपकी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि ये प्रॉफिट की फिगर बदल गई है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स भी बदल जाएंगी। ओके, और ठीक है ना, चले हो जाएगा ये सवाल। चले अब एक और सवाल करते हैं। मार्वलस इंजीनियरिंग लिमिटेड, मार्वलस इंजीनियरिंग नहीं है, मार्वलस लिमिटेड है। 5 मिनट हैं अभी, ठीक है। टेस्ट की तैयारी में क्या करना है तुमने? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अकाउंटिंग ही करनी है ना, तैयारी ही करा रहा हूं। अच्छा ये मार्वलस लिमिटेड वाला सवाल हमने किया है क्लास में? करना तो चाहिए ना। तो फिर आपका होमवर्क क्या बन गया इन टोटल? एक मिनट बेटा, खामोश होंगे जरा, खामोश नहीं होंगे तो फिर मैं ये सवाल अभी करवाऊंगा। क्वेश्चन बैंक नंबर 8 सिंध रोबोटिक्स था, नहीं मर्दान सॉफ्ट। क्वेश्चन बैंक नंबर 10 सिंध रोबोटिक्स। अच्छा आप देखें, इनमें से एक सवाल आपने आज करना है और एक कल, ठीक है। ये सवाल आपने आज कर लेना है और ये फिर किसी वक्त दूसरे नंबर पे कर लेना है, मर्दान सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया? ने किया क्योंकि IS 8 में भी 2 होमवर्क आ गए हैं ना, एक नहीं है। एक है पास पेपर नंबर 2 चांद पेंट्स, ठीक है जी, ये आपने आज ही कर लेना है और दूसरा भी आज ही करना है। वो कौन सा है जी? क्वेश्चन बैंक नंबर 7। तो एक क्वेश्चन मैंने रिलैक्स कर दिया कैश फ्लो का,
उसकी जगह पे आपने ये मार्वलस लिमिटेड वाला सवाल कर लेना है। ठीक है जी, ये भी 1 नंबर। ठीक है, तो आज आपके ये 3 होमवर्क हैं। क्वेश्चन बैंक 10 सिन रोबोटिक्स, पास पेपर 2 IS 8 का चांद पेंट्स, और क्वेश्चन बैंक 7 मार्वलस लिमिटेड, ये भी IS 8 का। पेज नंबर 401 पे है मार्वलस लिमिटेड। ठीक है जी, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।